सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देश हित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। बिल्कुल, आप जानते हैं खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित। आपके साथ में हूं अमन। आइए शुरुआत करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 6,700 के पार। अब तक 206 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमण के 896 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 37 संक्रमित मरीजों की गई है जान। कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसफर की खबरों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज। कहा अब तक कोई प्रमाण नहीं। पंजाब में 1 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ किसानों को मिलेगी राहत। ओडिशा के बाद बना दूसरा राज्य। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक। अब तक 1,380 कोरोना पॉजिटिव, 97 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 और मरीजों की मौत। मुंबई में अब तक 64 की गई है जान। सीएम केजरीवाल के ऑपरेशन शील्ड प्लान से दिलशाद गार्डन में रुका कोरोना संक्रमण। 9 दिन में कोई नया केस नहीं। दिल्ली में पिछले 15 घंटे में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं। अब तक 720 संक्रमितों में से 22 आईसीयू में 7 वेंटिलेटर पर। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना का संक्रमण फैलाने की साजिश का खुलासा। 40 से 50 लोग घुसपैठ करके महामारी बढ़ाने के फिराक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन। नमाज के लिए बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंची भीड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी नमाज के लिए तोड़ा गया लॉकडाउन। कल शब बारात की नमाज के लिए मस्जिद में जुटी थी। राजस्थान के भीलवाड़ा से सुकून देने वाली खबर। कोरोना के 25 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। राजस्थान के अन्य जिलों में भी लागू होगा भीलवाड़ा मॉडल। मुख्यमंत्री गहलोत का जयपुर, जोधपुर सहित 7 जिलों के लिए आदेश। यूपी में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के खाते में योगी सरकार ने जमा करवाए पैसे। बिना राशन कार्ड के भी गरीबों को राशन अनाज मिल रहा है। छुट्टी पर भेजे गए वधावन भाइयों को पास दिलाने वाले महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता, सरकार ने दिए जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे बेटे को घर लाने के लिए मां ने चलाई 1400 किलोमीटर स्कूटी। नेल्लौर से बेटे को लेकर वापस निजामाबाद लौटी हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। भारत ने दिया जवाब। लॉकडाउन का आज 17वां दिन है और देशहित में आज हम उन 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त आपके लिए, पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला सवाल, क्या हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की आतंकी साजिश हो रही है? दूसरा सवाल, क्या देश में कोरोना का तीसरा चरण यानी सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है? तीसरा सवाल, कोरोना काल में भारत के धर्म संकट का है। आखिर भारत अब किस धर्म संकट में है? चौथा सवाल, आपको बताएंगे आखिर कैसे दुनिया को मोदी में विश्व विजेता की छवि दिख रही है। कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं घर में भी होना चाहिए। और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना। और पांचवा सवाल, ऑपरेशन शील्ड से कैसे बचा दिल्ली का दिलशाद गार्डन? देश पर आने वाले हर खतरे से आपको सावधान करना ही देश हित है। इसलिए आज हम देश हित में सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कोरोना काल में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा या कहें सबसे साजिश है। ये तस्वीरें हैं मुर्शिदाबाद की। और तस्वीरें देखिए आप, मतलब इन लोगों ने कोरोना का मजाक बनाकर रखा हुआ है। मरकज से कोई सबक नहीं लिया और यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। मतलब मरकज से कोई सबक नहीं लिया। देश में लॉकडाउन है, राज्य लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? मुर्शिदाबाद से ये वाकई हैरान कर देने वाली, गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें हैं कि आप, मैं, हम, पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को लांघने की सोच भी नहीं रहा है। और इन लोगों ने देखिए मजाक बनाकर रख दिया है कोरोना का। इन लोगों पर कोई असर नहीं। देश का कानून इन पर लागू नहीं होता क्या? ये देश के कानून से बड़े हो गए क्या? मरकज का मामला आपने देखा, तबलीगी जमात, उससे भी सबक ना लेते हुए मुर्शिदाबाद में ये देखिए आप,
ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ना देखिए किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। देखिए अब तस्वीरें देखिए, पुलिस वालों को छोड़कर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। तमाम नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीर आज देश को शर्मसार करती है। पढ़ने के लिए अंदर कोई नहीं आएगा। मौलवी कहाँ है? इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब बुलाइए, बुलाइए इमाम साहब को बुलाइए। दोनों एक बार ये बीमारी खत्म हो जाए उसके बाद पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। इमाम साहब ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? ये सीरियस लास्ट वार्निंग है, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए इसको यहाँ से बोलिए कि घर में सब नमाज पढ़ेगा, यहाँ नहीं आए। कल से ये बंद रहेगा, 4-5 जन पढ़िए बस, यहाँ कोई नहीं है। আপনারা সবাই বাড়িতে নামাজ পড়লেন। এখন যে অবস্থা আমি যেরকম ভাবে বলছি ওরকম ভাবে আপনারা বাড়িতে নামাজ পড়ুন। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लॉकडाउन का मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। संपूर्ण देश में इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन है, सब अपने घरों में बंद है। और ये देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर लोग। ये देखिए किस तरह से वहां से झांक रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई उनके चेहरे पर मास्क नहीं। और आप देखिए ये वहां पर धर्म के नाम पर किस तरह से लॉकडाउन का मजाक बनाकर रख दिया है। मजहब के नाम पर ये लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन। मतलब ये मीमांसा 135 करोड़ लोगों की जो संकल्प शक्ति है उस पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं ये एक तरीके से। और पुलिस वाले देखिए वहां पर समझा रहे हैं अभी भी, ये सख्ती से ही मानते हैं। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रही है। देखिए यहां पर भी सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। मतलब आप सोचिए कैसे समझेंगे ये लोग, कब जागेंगे ये लोग, किस भाषा में इन लोगों को समझाया जाएगा? क्या कानून से ऊपर है ये लोग? आप देखिए यहां पर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश का कोई कानून, नियम, कायदा, कानून इन सबसे ऊपर है क्या? लोग किस भाषा में इन लोगों को समझाया जाए कि ये लोग समझें कि किससे ये लोग लड़ रहे हैं। और अमन, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजहब के नाम पर ये लॉकडाउन तोड़ने का लाइसेंस किसने दिया इनको? ये जो सामूहिक नमाज वहां पर अदा की जा रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की आपने तस्वीर देखी हो या फिर उससे पहले मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? मजहब के नाम पर देश के लिए खतरा बनने वाली और सबका यहाँ पर परेशानी बढ़ाने वाली जो तस्वीरें हैं आपने अभी देखी हैं। और अब हम आपको देश के 2 बड़े दुश्मनों से सावधान करेंगे आज। ये भी आप ध्यान से देखिएगा तस्वीरें। ये देश के लिए 2 बड़े दुश्मन, 2 बड़े खतरे कौन हैं? इसका जवाब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए एक तरफ भारत पर आतंकी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, मंडरा रहा है भारत पर। लेकिन पहले ये देखिए कि किस तरह आतंकी संक्रमण का खतरा भारत से लेकर पूरी दुनिया तक मंडरा रहा है। आपने आज दिन भर एक नाम जरूर सुना होगा, जालिम। कौन है ये जालिम और ये कैसे भारत के लिए बड़ा आतंकी खतरा बन गया है? जी न्यूज के पास इस वक्त एसएसपी की लिखी हुई चिट्ठी की वो कॉपी है जिसमें एसएसपी ने वेस्ट चंपारण के एसपी और डीएम को चिट्ठी लिख करके आगाह किया है कि नेपाल में रह रहा जालिम मुखिया नाम का एक शख्स करीब 250 लोगों के साथ भारत में घुसपैठ कराने की बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जालिम मुखिया का मकसद भारत में इसके जरिए कोरोना वायरस फैलाना है। इस बड़ी आतंकी साजिश को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी जान लीजिए। एसएसबी के इंटेलिजेंस विंग ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसने बेतिया के डीएम एसपी को ये कहा था कि नेपाल साइड से 50 ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो कोरोना के मरीज हो सकते हैं या कोरोना कैरियर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसी समय सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। इससे पहले देशहित में हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल कोरोना फिदाइनों के रूप में कर रहा है। कोरोना संक्रमित आतंकवादियों को सीमा पार से घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्टर, सी मीडिया।
और जैविक हमले की बात की है यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने। तो जिस बड़े आतंकी खतरे की तरफ यूएन महासचिव इशारा कर रहे हैं उसे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। आतंकी किस तरह से जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोरोना एक जैविक हथियार आतंकवादियों के लिए, इस पर हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है। आतंकवादी ऐसे जैविक युद्ध भविष्य में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवादी ऐसे जैविक युद्ध फौज के ऊपर नहीं इतने करेंगे, लेकिन सॉफ्ट टारगेट जैसे मॉल या मार्केट प्लेस या सिनेमा थिएटर में या मेट्रो सबवे में करने का ज्यादा मौका होगा। 1995 में जापान में एक सारिन अटैक या नर्व गैस अटैक हुआ था। ओम शिरिनक्यो ग्रुप ने ये किया था और ये बहुत आसान है और कन्वेंशनल वेपन्स या कन्वेंशनल हथियार के इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेतिया के डीएम की चिट्ठी में एक नाम का जिक्र है और ये नाम आप सुबह से ही सुन रहे हैं। नाम है जालिम मुखिया। तो कौन है जालिम मुखिया, क्या करता है, कहां रहता है? जालिम मुखिया ने भारत के खिलाफ आखिर क्या साजिश रची है? देखिए, जालिम मुखिया को जालिम मियां के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, टेरर कुंडली। इसको पहचान लीजिए, देख लीजिए कौन है जालिम मुखिया। नेपाल भारत में हथियारों की तस्करी करता है ये जालिम मुखिया। जालिम मुखिया नेपाल के पारसा जिले का रहने वाला है। कोरोना संक्रमितों की भारत में घुसपैठ की इसने योजना बनाई है। 40 से 45 कोरोना संक्रमितों की भारत में घुसपैठ की इसकी योजना है। सीमा सशस्त्र बल एसएसबी की चिट्ठी से जालिम मुखिया की साजिश का खुलासा हुआ। इसलिए हम लोग पूछते हैं कि कोरोना के कितने जालिम। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा सामुदायिक संक्रमण को लेकर है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट देश के लिए बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली है। एक ऐसा खतरा जिससे निपटने के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचने की आज वाकई जरूरत है। महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लक्ष्मण रेखा में आपका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात ये हैं कि भारत पर सामुदायिक संक्रमण का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सामुदायिक संक्रमण यानी तीसरा चरण, जो सबसे खतरनाक है। तीसरा चरण कितना खौफनाक होता है इसका मंजर आप इटली और स्पेन जैसे देशों में देख चुके हैं। तो क्या भारत में भी ऐसी भयावह स्थिति होने वाली है? ये एक सवाल है और इस सवाल की वजह है आईसीएमआर की रिपोर्ट। आईसीएमआर के मुताबिक हाल ही में ऐसे 5,911 लोगों की जांच की गई और इनमें से 102 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। ये 102 लोग देश के 15 राज्यों के 36 जिलों में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा से हैं। लेकिन इनमें से करीब 40 लोग ऐसे थे जो ना तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे और ना ही इन लोगों ने कोई विदेश यात्रा की थी। यानी इनमें से 1/3 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक संक्रमण का शिकार हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत सामुदायिक संक्रमण के चरण में अभी नहीं पहुंचा है। फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। हम चाहते हैं देश कोरोना के सामुदायिक संक्रमण से बचा रहे। तीसरे चरण से पहले ही भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत ले। लेकिन सच तो यह है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद देश में महामारी के संकेत वाकई डराने वाले हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त भारत के धर्म संकट की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में एक तरीके से भारत की नेतृत्व शक्ति
पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मेडिकल सुपर पावर किस तरह से बन रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री, तमाम दुनिया के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं दवाइयों को लेकर। कहते हैं ना मन, चुनौती अपने साथ मौका भी लेकर आती है और अपने को साबित करने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का। और यही वजह है कि विश्व गुरु की जो छवि बन रही है इस वक्त हमारे देश की, और तमाम देश इस वक्त तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे, चिंता में डालने वाली तस्वीरें। लेकिन कोरोना युद्ध में क्या मोदी बन चुके हैं वर्ल्ड लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आपको याद होगा G20 देशों की एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल सम्मेलन हुआ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीमांसा सार्क देशों के साथ की बैठक भी की थी। जी, और अब कोरोना के इलाज में अहम भूमिका निभा रही दवा हाइड्रोक्लोरोक्वीन को लेकर जैसे कि आप जानते हैं भारत ने अपनी दुनिया में एक अलग भूमिका निभाई है। तो कोरोना से लड़ाई में मोदी कैसे विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। किस विश्व नेता ने क्या क्या कहा मोदी और भारत के लिए, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मदद की, मोदी महान है, बहुत अच्छे नेता। और आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भारत ने ठीक वैसे ही मदद की जैसे हनुमान जी ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण की जान बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचक नजर आए यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति। और इजराइल के पीएम भी बेंजामिन नेतन्याहू, अमन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इजराइल को HCQ भेजने के लिए शुक्रिया मेरे प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी। जॉन थॉम्पसन भारत में ब्रिटेन की कार्यवाहक उच्चायुक्त है। इन्होंने कहा कि पैरासिटामोल के निर्यात को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद, उन्होंने भी कहा वुहान से मालदीव के 7 लोगों को निकालने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। WHO के निदेशक टेड्रोस वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज जो 2.25 लाख करोड़ का है, वो आर्थिक पैकेज दुनिया के सामने वाकई सराहनीय कदम। मतलब पूरी दुनिया इस संकट काल में भारत की तरफ इस वक्त देखती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से आज फोन पर बातचीत कर कोरोना वायरस से पैदा हुए स्थिति की हालात का भी उनसे जायजा लिया। हंसराज ने बताया कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर पीएम केयर्स फंड में मिलकर योगदान कर रहे हैं और मास्क भी बना रहे हैं। और तब बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मास्क की जगह गमछा और स्कार्फ इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में लोग तो गमछा बांधते हैं, मास्क का इस्तेमाल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सुविधाजनक है। आपको वो बातचीत सुनाते, सुनिए। क्या स्थिति है जिले में? अभी इस समय तो अभी ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। वही 2 जगह लोहता और गंगापुर में वो लगा है। बाकी और सब कार्यकर्ताओं का देखभाल हम सभी लोग कर रहे हैं। और अपने आपके प्रधानमंत्री केयर फंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मास्क बनवा रहे हैं। बाकी जरूरत देखिए, मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना। हाँ, उसी से मुंह बांधने की आदत डालो। घर का जो तौलिया होता है ना, जी उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। ठीक। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिना कारण खर्चा करते हैं, टाइम खराब करते हैं हम। ठीक। हम अपना जो कंधे पर जो स्कार्फ रखते हैं ना, जी, गमछा, वो गमछा ही बांध देना चाहिए। हाँ। बहुत सिंपल है, वही आदत डालो। ठीक। तो चाहे गमछा हो, स्कार्फ हो, सुरक्षा जरूरी है, ये संदेश देते हुए आपको ढकना है मुंह को किसी भी तरीके से। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने प्रदेश में 100% लॉकडाउन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें पीछे रहे तो कोरोना से जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। विषय आपने रेज किया है, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके बारे में उन्होंने अपनी जो पिछली बार चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की थी, उसके अंदर उन्होंने उनसे सबसे सुझाव मांगे थे। और मैं जानता हूं कि शायद बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही वो फिर से सभी चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले हैं और सबसे सलाह मशवरा करके इसके संदर्भ में वो निर्णय लिया जाएगा और उसको निर्णय को सारे देश को निश्चित रूप से कम्युनिकेट किया जाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कैसे केजरीवाल सरकार ने ऑपरेशन शील्ड चलाकर कोरोना के कहर को रोका। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था SHIELD शील्ड, जिसमें S से सीलिंग था, होम क्वारंटाइन था, आइसोलेशन था, और वो ऑपरेशन शील्ड चलाकर कोरोना के कहर को कैसे रोका गया दिलशाद गार्डन में, सुनिए और देखिए। सऊदी अरब से आई महिला और उसके बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले, यहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद महिला के जो 81 कॉन्टैक्ट थी उनकी जानकारी मिली।
और किस तरह से पूरा ऑपरेशन दिलशाद गार्डन चलाया गया वही हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया गया। तो क्या तकनीक अपनाई गई? 123 मेडिकल की टीमें बनाई गई। 123 मेडिकल की टीम्स बनाई गई। 4032 घरों में रहने वाले 15,000 लोगों को स्क्रीनिंग की गई। कोरोना के संदिग्धों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद ऑपरेशन शील्ड यहां पर चलाया गया। जो हमने आपको कल बताया था, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार का, वो सफलतापूर्वक लागू हुआ दिलशाद गार्डन में। 20-21 हमने हॉटस्पॉट अभी तक कर दिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम तो होता है घर घर जाके एक एक आदमी को मेडिकली देखना। तो उस काम को बहुत शिद्दत से बड़ी डिटेल में किया जा रहा है कि हर घर में जाते हैं, किसी को सिम्टम तो नहीं है, अगर किसी को भी सिम्टम्स को टेस्ट कराया जाता है। वैसे कोरोना वायरस से दुनिया भर में आपको बता दें करीब 90,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन इससे 3 गुना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अब करीब 3.5 लाख लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हुए। देखिए, भारत में भी करीब 500 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए। आज हम आपको नोएडा के ऐसे 2 कोरोना फाइटर्स से मिला रहे हैं जो संक्रमण के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। हम इन्हें कोरोना फाइटर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने शरीर में मौजूद इस जानलेवा वायरस को पराजित किया है। कोरोना काल में आपको हौसला देने वाली रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित से ही ठीक होंगे कोरोना के मरीज। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से आई ये खबर बहुत ही सकारात्मक है। कोरोना से ठीक होकर पिता और बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों अब क्वारंटीन में रहेंगे। इतना कहना चाहूंगी कि ये ऐसी बीमारी है, इट्स हाईली कम्युनिकेबल, लेकिन आप इसको बचा सकते हैं। आप दूरी बनाए रखें, कुछ भी छुआ तो हाथ धो लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है हाथ धोना। और अगर गलती से हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि इससे डरने की जरूरत है, आप रिकवर हो जाएंगे। भारत में कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए कई दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इस दवा का इस्तेमाल मलेरिया और आर्थराइटिस के इलाज में किया जाता है। अब कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई नई दवाई नहीं है जो हम दे रहे हैं। क्लोरोक्वीन इज अ नोन दवाई जिसको हम यूज कर रहे हैं। प्लाज्मा, इट इज अगेन नाउ इज अ प्रूवन। देयर आर सम रिपोर्ट्स इन द वेस्ट, इन द यूरोपियन कंट्रीज। तो हम सारे पेशेंट जो यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी, कोई पेशेंट सीरियस होता है तो आपका हमें ब्लड लेना पड़ेगा ताकि हम किसी की जान बचा सकें। भारत के पास क्लोरोक्वीन की हर महीने करीब 20 करोड़ टैबलेट बनाने की क्षमता है। कोरोना के एक मरीज के लिए क्लोरोक्वीन की औसतन 14 गोलियों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई सीरियस होगा तो उसके लिए हमने प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें कि शायद हमें मरीज का कन्वर्सेंट सीरा यूज करना पड़े अगर कोई सीरियस होता है या वेंटिलेटर पे जाता है, बट अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। और टचवुड इस प्रोटोकॉल से जहां तक हमें लगता है कि अगर हम ये दवाइयां देंगे तो शायद मरीज सीरियसनेस पे ना जाए। ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए केरल सरकार की ओर से सुझाई गई कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। अब आप ये समझिए कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। यानी आपको कोरोना से डरना नहीं है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है और सबसे बड़ी बात है हौसला रखना है और जीवन के नजरिए को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रखना है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो वो फिर ठीक भी हो रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके सामने आपको अपना दर्द बहुत कम लगेगा। कोरोना से लड़ाई के दौरान इंदौर में एक डॉक्टर की मौत हो गई। और इससे बड़ा दर्द एक परिवार के लिए क्या हो सकता है कि 3 बेटे होने के बावजूद अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन तीनों बेटों ने अपने डॉक्टर पिता का ऑनलाइन अंतिम संस्कार किया। जी, ऑनलाइन अंतिम संस्कार। और ये परंपरा के निर्वाह की बहुत ही भावुक कहानी, बहुत ही भावुक तस्वीर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर की मौत रुला गई। पिता का अंतिम संस्कार, बेटे थे 7 समंदर पार। बेटे नहीं दे पाए मुखाग्नि, मोबाइल पर अंतिम दर्शन।
कोरोना से होने वाली हर एक मौत तकलीफ को बढ़ा रही है। लेकिन इंदौर के डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पहले वो कोरोना से लड़ाई हार गए और बाद में 3 बेटे होने के बावजूद बच्चों के हाथों अंतिम संस्कार भी नसीब ना हुआ। डॉक्टर पंजवानी के 3 बेटे हैं, लेकिन कोई भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। भारत से फ्लाइट बंद होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ही फंस गए हैं। पिछले कई दिनों से वो पिता की बीमारी से चिंतित थे और वहीं से बार बार अपने पिता के इलाज की स्थिति जान रहे थे। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी जनरल फिजिशियन थे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। कोरोना के चलते किसी डॉक्टर की देश में ये पहली मौत है। कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 1 हफ्ते पहले डॉक्टर पंजवानी ने वीडियो जारी करके कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी निवेदन करता हूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ, स्वच्छ, बिल्कुल फिट हूं। मैं घर में अपने परिवार साथ बैठा हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। इस वीडियो में डॉक्टर पंजवानी बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर कोरोना से उनकी मौत हो गई। 22 मार्च को उन्हें सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन तब इसे मामूली सर्दी जुकाम समझा गया। 30 मार्च को तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अस्पताल में चेकअप करवाया। 4 से 5 दिन पहले उनमें कोरोना के लक्षण नजर आए और फिर तबीयत ऐसी बिगड़ी कि फिर सुधरी ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको पाकिस्तान का हाल बताते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 4700 को पार करी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें एक बार आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पाकिस्तान कुपवाड़ा में भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान पर आपको बता दें बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जी न्यूज पर आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। आतंकियों के जो लॉन्च पैड हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। तो भारत की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देश हित में इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। कुपवाड़ा में किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई है भारत की ओर से, उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें ये लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की ओर से, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको याद होगा कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं। आपको बता दें लगातार पाकिस्तान सीजफायर वॉयलेशन कर रहा था। हम आपको लगातार खबर दे रहे थे केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर वॉयलेशन किया था। उसके बाद लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तोपखाने, आतंकवादियों के लॉन्च पैड समेत कई ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। ये वो तस्वीरें हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का हाल आपको बता दें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है आपको बता दें 4700 को पार कर गई है और इनमें जमातियों के 549 लोग संक्रमित हैं। देखिए यहाँ जमातियों ने सालाना सम्मेलन का आयोजन किया था। नतीजा ये हुआ कि 36 जिलों में 10,263 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। और उधर इमरान सरकार पर कोरोना से बिगड़े हालात पर काबू न पाने के आरोप लग रहे हैं और इमरान पर तख्ता पलट का खतरा अब मंडराने लगा है। पाकिस्तान में 4700 से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं, 450 के आसपास जमातियों से। और जमातियों की तरफ से यहां पर भी सालाना एक वार्षिक सम्मेलन किया गया था और उस वजह से अब बताया जा रहा है हजारों लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। तो जमाती भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का सबब बनकर सामने आए हैं। और आगे बढ़ते हैं। मौत के बाद मोक्ष का इंतजार कर रही अस्थियां। जी हां, ये त्रासदी भी कोरोना काल में एक बड़ा दर्द बनकर सामने आई। देखिए लॉकडाउन की वजह से दाह संस्कार के बाद लोग अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पा रहे, जिस वजह से शमशान में हजारों लोगों की अस्थियां तालों में, मटकियों में और थैलों में बंद होकर रखी हुई है। ये कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी है। कोरोना ने सिर्फ जिंदगी की ही जंग मुश्किल नहीं की है, अस्थियों का गंगा में विसर्जन नहीं हो पा रहा। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक इंसान की मौत के बाद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित न हो जाएं, तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लोगों की अस्थियां अब संस्कार के बाद मोक्ष का इंतजार कर रही हैं। सारी रस्मां पैनी वैसे कोई भी पूरी नहीं की होगी, सिर्फ एक संस्कार ही होया तो उसके बाद असीं उन्हां दे फुੱਲ चुग के इत्थे लाकर दे विच ही रखे हुए हैं। अस्थियों के विसर्जन के लिए लोग हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं।
जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट पर ही अस्थियों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। शमशान घाट में अस्थियों को रखने के लिए बनाए गए लॉकर में भी जगह नहीं बची। लॉकर में रखते रखते हमारे 100-125 लॉकर सारे भर चुके थे, तो उसके बाद फिर रास्ते नहीं खुले थे, इसलिए उन्होंने फिर रस्तियां जो उठा के हैं पेड़ों के ऊपर या कहीं भी जैसे उनको अच्छा लगता, जैसे उनको सेफ लगता था, उन्होंने टांगने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो अब वो लॉकर की समस्या थी वो हमारे यहाँ समाप्त हो गई है। हमारे यहाँ नए लॉकर सब आ चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों ने प्रशासन के दफ्तर में जाकर अस्थि विसर्जन के लिए इजाजत ली है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही गंगा घाट तक जाने की अनुमति मिल रही है। ये तस्वीरें कोरोना काल में एक बड़ी त्रासदी के तौर पर याद रखी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिंदगी में मुश्किल और मौत भी मुश्किल कोरोना काल में। वैसे देश भर में लॉकडाउन और महामारी के बीच अब आपको प्रेरणा देने वाली एक खबर भी दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच एक मां की ममता ने सबका दिल जीत लिया। देखिए, तेलंगाना की रजिया बेगम, ध्यान से सुनिएगा, 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर आंध्र प्रदेश में फंसे अपने बेटे को वापस लेकर आई। 1400 किलोमीटर। बोधान के एक स्कूल में पढ़ाने वाली रजिया बेगम का बेटा निजामुद्दीन में 12वीं क्लास में पढ़ता है। लॉकडाउन से पहले रजिया का बेटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अपने दोस्त के घर गया था, लेकिन कोरोना से हालात खराब होने के बाद देश भर में लॉकडाउन हो गया और रजिया का बेटा नेल्लौर में ही फंस गया। लेकिन मां ने हार नहीं मानी। रजिया बेगम ने बोधान के एसीपी से संपर्क किया और पुलिस से बेटे को लाने की इजाजत ली। विद ड्यू परमिशन। देखिए, पूरी परमिशन के साथ, इजाजत के साथ वो गई हैं, ये भी देखना जरूरी है। पुलिस से मिली इजाजत के बाद रजिया अपने बेटे को लाने के लिए स्कूटी पर ही निकल गई। और इस दौरान रजिया को रास्ते में हर चेक पोस्ट पर रोका गया, लेकिन पुलिस से परमिशन का लेटर दिखाकर रजिया हर मुश्किल को पार कर गईं और 700 किलोमीटर दूर नेल्लौर पहुंच गईं। 3 दिन का सफर और 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर आखिरकार रजिया अपने बेटे को नेल्लौर से वापस घर ले आई। 1400 किलोमीटर। तो एक मां ने तो अपनी परीक्षा दे दी। क्या आप अपनी परीक्षा कोरोना वायरस की वजह से, आप सब लोग इस समय अपने घरों में बंद हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही हो? ये भी एक तरीके की परीक्षा ही है ना, ये परीक्षा की ही तो घड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस मौके का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। जी, इस समय लॉकडाउन में मूल रूप से 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वो हैं जो डर में जी रहे हैं, दूसरे वो हैं जो इस दौरान स्थिर हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। अमन, तीसरे किस तरह के लोग हैं? तीसरे वो लोग हैं जो खुद को लगातार एक बेहतर व्यक्ति बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, इस समय का भी फायदा उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस समय 3 हिस्सों में बटा हुआ एक ग्राफिक है और इसमें लिखी बातें आपको बताएंगी आप इस समय किस जोन में। खुद देखिए, खुद फैसला करिए आप किस जोन में हैं। तो जो लोग डरे हुए हैं वो फियर जोन में हैं। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा सामान जमा कर रहे हैं, यानी कि पैनिक बाइंग कर रहे हैं, खुद भी डरे हुए हैं और दूसरों को भी डरा रहे हैं, हर बात पर शिकायत कर रहे हैं। ऐसे लोग हर समय नाराज और दुखी भी नजर आते हैं, इरिटेटिंग आपको नजर आएंगे। ये लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर आने वाले हर फेक मैसेज से परेशान हो जाते हैं और उस मैसेज को भी बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब डरे हुए भी लोग हैं और साथ ही हैं कि कुछ लोग जो सीख रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को किस श्रेणी में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, ये आपको खुद ही तय करना है। लेकिन सोचिए कि किस कैटेगरी में रहकर आपको लाभ पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप तीसरी कैटेगरी में रहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ विकास का काम करते हैं, तो आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। इसलिए हम कहते हैं कि देश हित की खबरें हम आपको पहुंचाते हैं, तो देश हित के बारे में भी जरा सोच लीजिए, अपने हित के बारे में और देश के हित के बारे में। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। तो देश इस तक कोरोना से जंग लड़ रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं और ऐसे में देशवासियों को पॉजिटिव फील करवाने के लिए और मुश्किल वक्त में कोरोना वॉरियर्स के साथ एकजुटता दिखाने के मकसद से हिंदुस्तान के 18 जाने माने सिंगर्स साथ आए एक वर्चुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए। देखिए, संगीत सेतु नाम से ये कॉन्सर्ट हो रहा है, जिसकी आज रात 8 बजे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने शुरुआत की है। अक्षय इस कॉन्सर्ट को होस्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संगीत सेतु को एक बेहतरीन कोशिश बताया है।